जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, और मैथ्स के अंदर हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। उसी संख्या पद्धति के अंदर हमने बहुत सारी संख्याओं के प्रकार पढ़े थे। एक संख्या का प्रकार हमने पढ़ा था दशमलव पद्धति। उसी दशमलव पद्धति के अंतर्गत हम आज कुछ पद्धतियाँ पढ़ रहे हैं, जैसे हिंदू अरबी संख्या पद्धति, ऐसे को होती है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, और एक होती है रोमन संख्या पद्धति। इन्हीं तीन संख्या पद्धति का आज हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनती है, ठीक है। और सारे प्रश्न आपसे बनेंगे, बहुत ही ईजी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आएंगे। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदू अरबी संख्या पद्धति। तो देखो, हिंदू अरबी संख्या पद्धति क्यों बोल रहे हैं इसको हम? इसको हिंदू अरबी संख्या पद्धति इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस संख्या पद्धति का जो विकास हुआ था वो होता भारत में, किंतु इस संख्या पद्धति को यूरोप तक पहुंचाने का काम जो करा था वो अरब व्यापारियों ने करा था, इसलिए इसको बोलते थे अरब। तो अरब लोगों ने इसको परिचित कराया यूरोप के लोगों से, तो यूरोप के लोग इसको क्या कहने लगे, हिंदू अरबी संख्या पद्धति। बात याद रहेगी। फिर दूसरी बात ये इस संख्या पद्धति की क्या खास बात है? तो सबसे खास बात मैंने आपको बताई थी, ये जो संख्या पद्धति इसका जो आधार है वो क्या है, 10। ये क्या है, एक दशमलव आधारित संख्या पद्धति है। क्या है ये? दशमलव आधारित संख्या पद्धति। मैंने आज कल पढ़ाया था आपको, दशमलव आधारित संख्या पद्धति क्या होता है, जिसका आधार क्या हो 10, उसको क्या बोलते हैं हम, दशमलव संख्या पद्धति। और दशमलव संख्या पद्धति में अंक कितने होते हैं? अंक होते 10, पर अंक कौन कौन से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। ये बात याद रखना है। ये लिखा है इसमें, जिसमें 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। इससे संबंधित प्रश्न ही आपसे पूछ लेंगे कि हिंदू अरबी संख्या पद्धति में कुल अंक कितने होते हैं? तो 10। कौन कौन से अंक होते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 10 मत कर देना बेटा, बात याद रहेगी आपको। ये खास बात है। इसी हिंदू अरबी संख्या पद्धति की हम कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे, बात याद रहेगी आपको। थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे हम। फिर देखो, यहाँ पे लिखा है इस प्रणाली की खास बात क्या है, इस प्रणाली में संख्या के प्रत्येक अंक का उस अंक और उसकी स्थिति दोनों पर निर्भर करता है। जैसे कि आप समझिए, जैसे मान लो एक संख्या लिखी मुझे 54721, मान लो एक संख्या पद्धति है ये। अब इस संख्या पद्धति में वो ये बोल रहा है कि हर अंक का अपना एक मूल्य होता है। जैसे एक यहाँ पर है ना, मान लीजिए एक यहाँ पे, इसका मूल्य कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे इसको हम 1 बोले, पर यहाँ पे जो 2 है, तो 2 का जाति मान तो 2 है, किंतु इसका स्थान क्या है, 20 है, तो इसका मूल्य अलग है। इसी 2 का अगर प्रयोग में कहीं और करता है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिखा है, कहीं पे 20 लिखा है, कहीं पे 200 लिखा है, कहीं पे 2000 लिखा है। आगे हम पढ़ेंगे भी इसको। देखो, यहाँ पे 2 का मान अलग है, यहाँ पे 2 का मान देखो कितना है, 20। यहाँ 2 का स्थान अलग है, यहाँ पे 2 का स्थान अलग है। वही यही कहना चाह रहा है, हर अंक का मूल्य उसके स्थान पर निर्भर करता है। बात याद रहेगी। फिर देखो, हिंदू अरबी संख्या प्रणाली वह प्रणाली जिसमें हम आज की दुनिया की संख्याओं के सभी अंक प्रयोग करते हैं। वर्तमान में हम जो अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, जो पद्धति हम उपयोग कर रहे हैं, वो पद्धति क्या है, हिंदू अरबी संख्या पद्धति। बात याद रहेगी। बढ़े आगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। खास बात क्या है इसकी? देखो, इसकी विशेषता क्या है? तो देखो, इसकी विशेषता यही है। क्या विशेषता है कि देखो, इसका आधार क्या है, 10 है। उपयोग किए गए अंक, ये खास बात आपको याद रखना, उपयोग किए गए अंक क्या है, 0 से लेकर 9 तक। और क्या खास बात है, देखो स्थानीय मान जैसा भी मैंने बताया ना, 2, 20, 200, 2000 जो होते हैं, इसका 2 का स्थानीय मान होता है। तो हर अंक का मूल्य उसके स्थान पर निर्भर करता है। बात याद रहेगी। फिर देखो, शून्य का उपयोग, सबसे खास बात यह है हिंदू अरबी संख्या पद्धति की कि इसमें शून्य का प्रयोग किया गया। इससे पहले जितनी भी संख्या पद्धति थी उसमें शून्य का प्रयोग नहीं करा था बेटा। क्यों? क्योंकि शून्य का जो आविष्कार करा है, उसका जो प्रयोग करा गया वो भारत ने ही करा है। बात याद रहेगी। इसलिए भारतीय संख्या पद्धति में शून्य का हमने प्रयोग करा है, सबसे खास बात है ये। तो शून्य का प्रयोग कराया हमने, कराए। यह प्रणाली शून्य को शामिल करती है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, हमसे हो सकता है आपसे ये पूछ लें। फिर गुणन आधार का मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पे जैसे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ पे लिखा है 100, यहाँ पे लिखा है 1000। तो ये संख्या पद्धति के तहत हर अंक दूसरे अंक से कितना होता है, 10 गुना होता है। जैसे यहाँ पे 0 है, 0 के आगे 1 है, 0 से कितना 10 गुना है। देखो, यहाँ पे भी 10 गुना है। तो हर अगला अंक कितने गुना होता है, 10 गुना होता है। बात याद रहेगी। प्रत्येक स्थान पिछले स्थान से 10 गुना होता है, ये भी खास बात है इसकी। प्रचलन का मतलब आज वर्तमान दुनिया में हम जो भी प्रयोग कर रहे हैं वो हिंदू अरबी संख्या पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। इसका वृहद रूप क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। बात याद रहेगी आपकी। बढ़े आगे।
फिर देखो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिए अच्छे से। अभी जैसे कि एक होता है जातिमान और एक होता है स्थानीय मान, इसको थोड़ा सा हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, जैसे एक संख्या लिखिए हमारे पास 5394, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 5394। इस संख्या के अंतर्गत हम दो मान पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम जाति मान और एक पढ़ेंगे हम स्थानीय मान। सुनना 2 मिनट अच्छे से। मान लो जैसे ये एक अंक है 3 और आपसे पूछ रहा है इस 3 का जाति मान बताओ। तो ये जो 3 है इसका जाति मान को इंग्लिश में हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो जो अंक लिखा है ना वही उसका जाति मान होता है। जैसे 5 का जाति मान पूछूंगा तो 5, 9 का जाति मान पूछूंगा तो 9, 4 का जाति मान पूछूंगा 4। मतलब जो हमें दिख रहा है वही उसका जाति मान होता है। इसी को हम बोलते हैं वास्तविक मान और इसी को बोलते हैं अंकीय मान। उस अंक का मान क्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। बात याद रहेगी। और एक होता है स्थानीय मान, 2 चीज़ होती है। तो इस 3 के हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, जाति मान, तो जाति मान क्या होगा, जो अंक वो दिखेगा वही उसका क्या होगा, जाति मान। बात याद रहेगी। अब एक पूछता है स्थानीय मान, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ये जरूर पूछेगा कि इस संख्या के अंदर कोई सी भी संख्या आपको दे रखेगा उसके अंदर पूछेगा 3 का स्थानीय मान बताओ, 4 का स्थानीय मान बताना। जैसे 3 है ना तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहले 3। अब इसका स्थान बताना, स्थान कहाँ पे, तो देखो ये इसके पीछे, ये यहाँ पे है 3, इसके पीछे जो अंक है इतनी जीरो लगा दो। तो इस 3 का स्थानीय मान क्या हो गया, 300। मतलब 3 तीसरे स्थान पर है तो इसके पीछे जो भी अंक आते हैं, जितने भी अंक आएंगे उतनी क्या लगा देंगे हम, 0। वही उस संख्या का क्या कहलाएगा, स्थानीय मान। इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। और यही तो खास बात पड़ी है कि भारतीय जो संख्या पद्धति उसमें स्थानीय मान का समावेशन किया गया है। बात याद रहेगी, ये समझ में। जैसे मान लो मैं पूछूं आपसे, अच्छा 9 का बताइए, 9 का आप जाति मान बताइए, 9 का आप जाति मान बताइए और स्थानीय मान बताइए। तो देखो 9 का जाति मान मतलब जो दिख रहा है वही उसका जाति मान होता है। तो हो सकता है बहुत कम चांस है इसका पूछने का जाति मान, क्योंकि जाति मान जो होता है वही दिखता है। पर आपसे क्या पूछेगा, स्थानीय मान बताओ, क्योंकि स्थानीय मान बताने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो 9 का जाति मान क्या होगा, 9 का जाति मान क्या होगा, 9। पर स्थानीय मान पूछे, अगर आपसे क्या पूछे, स्थानीय मान, तो देखो स्थानीय मान के लिए हम क्या करते हैं, स्थानीय मान के लिए जो 9 लिखा है वो तो लिखते हैं, उसके पीछे जितने भी अंक होते हैं उतनी ही हम क्या लगा देते, 0। तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 90। ये बात आपको याद रखना है। स्थानीय मान जब भी हमें निकालना है, प्लेस वैल्यू जब भी निकालना है, जैसे 5 है तो 5 का अगर आपसे पूछे स्थान कौन से स्थान पर है, तो 5 को 5 लिखेंगे, इसके पीछे जितने भी अंक होते उतनी ही क्या लगा देंगे हम, 0 लगा देंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप लिख के लीजिए स्थानीय मान। कोई सी भी एक संख्या दे रखेगा आपको और पूछेगा उसका आप स्थानीय मान निकालिए। बात याद रहेगी, बहुत आसान है। अच्छा एक बात और है, 4 का अगर आपसे पूछे स्थानीय मान बताओ, तो देखो 4 का स्थानीय मान 4 है क्योंकि इसके पीछे कोई डिजिट ही नहीं है। बात याद रहेगी, जो इकाई का अंक होता है उसका जाति मान और स्थानीय मान दोनों एक ही होता है। बात याद रहेगी, आपको क्लियर रहेगी। जाति मान के ही बहुत सारे नाम होते हैं। जाति मान को ही बोलता हूँ मैं वास्तविक मान, इसी को बोलता हूँ अंकीय मान। 9 का अंकीय मान 9 ही होगा। बस खाली आपको ये क्या याद रखना है, स्थानीय मान क्या होता है, वो नंबर लिख दें, उसके पीछे जितने भी नंबर आ रहे हैं उतनी ही क्या लगा देंगे हम, 0। वही उसका क्या कहलाएगा, स्थानीय मान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, जैसे 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 के पीछे जो भी लिखा रहता है, अब देखो 4 के पीछे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, 0 मत लिख देना आप, कुछ भी नहीं है इसका मतलब 0 मत लिख देना, नहीं तो 40 हो जाएगा वो, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा है तो 4 ही लिखा रहेंगे। फिर जैसे 9 है तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9, और 9 के पीछे जितने अंक है उतनी ही 0 लगा देंगे। देखो 1 0 लगा दी मैंने। 3 है, 3 के पीछे कितने 0 लगा देंगे, कितने अंक है, 2 है तो 2 0 आ जाएगी। 5 है, 5 के पीछे कितने अंक है, 3 अंक है तो 3 0 लगा देंगे, वो उसका स्थानीय मान हो। जैसे एक संख्या ले लीजिए आप 7592154, ऐसा कोई भी नंबर दे देगा और बोलेगा अच्छा बताइए। अब जैसे इसमें 5 तो 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसलिए ऐसा अंक आपको नहीं देगा जिसमें अंक रिपीट हो जाए। मान लो इसी 5 को मैं 6 बना देता। अब अगर आपको यहाँ से पूछे वो कि 5 का आप स्थानीय मान बताइए, तो क्या कुछ नहीं करना है आपको, ये 5 यहीं पे लिखना है, इसका स्थानीय मान बताना, स्थान बताना है कौन सा स्थान। तो ये जितने भी अंक है इतने ही 0 लगा दूंगा मैं, 1 0 यहाँ लगा दूंगा, 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 1 0 यहाँ लगा दूंगा। ये 5 का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। बहुत आसान है,
इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बात याद रहेगी आपको। जातिमान क्या होता है, जो अंक लिखा, जैसे 7 का जातिमान 7, 5 का जातिमान 5, 9 का जातिमान 9, 2 का जातिमान 2, जो दिखेगा वही उसका जातिमान होता है। स्थानीय मान क्या होता है, वो नंबर लिख दो, उसके पीछे जितने भी अंक उतने ही क्या लगा दो, 0। कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं लिखेंगे। बढ़े आगे, बढ़े आगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, ये बता दिया मैंने। फिर देखो ये हिंदी अरबी संख्या पद्धति की विशेषता, अभी जैसे आगे पहले हमने ऊपर पढ़ा था वही उसकी विशेषता है। सबसे पहली विशेषता क्या है, ये दशमलव आधारित संख्या पद्धति है। फिर दूसरा क्या है, स्थानीय प्रणाली, जैसा भी हमने पढ़ा, हर अंक का एक स्थान होता है। फिर इसमें शून्य का समावेशन, सबसे खास बात क्या है, इसमें शून्य का हमने क्या करा है, समावेशन। दूसरा क्या है, हर बड़ी संख्या छोटी संख्या के अंकों को दर्शाना संभव है। बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या को हम छोटे छोटे अंकों से भी दर्शा सकते हैं। सभी गणितीय क्रियाओं के लिए उपयुक्त है, जैसे जो भी हम करते हैं, जो प्लस माइनस गुणा भाग, ये गणितीय क्रिया है, इसमें इसका उपयोग हम कर सकते हैं। बात याद रहेगी, जैसे रोमन संख्या पद्धति का हम उपयोग नहीं कर सकते। बढ़े आगे। अन्य प्रणाली की तुलना में सरल है, जैसे आपने सुना होगा रोमन संख्या पद्धति, आगे हम पढ़ेंगे, देखना आप कितनी कठिन है वो। हम भारत के लोग कितने विद्वान हैं अभी यहाँ से आपको पता चलेगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है समझने के लिए, बहुत ही आसान है। जैसे पूछा है हिंदी अरबी संख्या पद्धति अंकों का स्थान, जो से अभी हमने पढ़ा है। जैसे मान लो एक हमारे पास एक ये लिखा है, एक अंक लिखा है, इसमें हमें दो चीज़ बताना है। जैसे 7 है तो 7 का जातिमान क्या होगा, 7, 3 का जातिमान 3, 6 का जातिमान 6, 8 का जातिमान 8 होगा। अच्छा स्थानीय मान पूछे, जैसे 7 का स्थानीय मान पूछे तो 7 का स्थानीय मान क्या आएगा, 7। इसके पीछे कोई भी अंक नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। पर अगर आपसे पूछे अच्छा 3 का स्थानीय मान बताओ, तो 3 लिखेंगे और उसके पीछे जितने अंक है उतने ही क्या लगा देंगे हम, 0। ये इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। अच्छा 6 का स्थानीय मान अगर आपसे पूछेगा तो क्या आएगा, 6, और कितनी डिजिट है इसके पीछे, 2 है तो 2 0 लगा देंगे, तो ये 6 का क्या है, स्थानीय मान। अच्छा 8 का पूछेगा आपसे स्थानीय मान, तो 8 लिख देंगे और उसके पीछे जितने अंक है, 3 अंक है तो 3 क्या लगा देंगे हम, 0 लगा देंगे, यही उसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। बहुत ही सरल सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ से आपसे प्रश्न जरूर पूछेगा स्थानीय मान से, जाति मान से प्रश्न नहीं पूछेगा, स्थानीय मान से प्रश्न आपसे जरूर पूछेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बढ़े आगे। फिर वही एक अभ्यास के लिए प्रश्न लिया गया है, आप इसको सोल्व करिए और बताइए। यहाँ पे आप बताइए 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा और 6 का स्थानीय मान क्या होगा। बढ़े आगे। फिर देखो आपसे पूछ रहा है वो कि अच्छा हिंदू अरबी संख्या प्रणाली का महत्व क्या है। तो महत्व यही है बेटा कि इस संख्या पद्धति का उपयोग आज जीवन के हर क्षेत्र में हम कर रहे हैं। जैसे शिक्षा हो गया, बैंक हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, और जो रोज़मर्रा के जो कार्य, हम पैसे गिनते हैं तो इसी संख्या पद्धति का हम प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु हम किसी से ले रहे हैं तो भी इसी संख्या पद्धति का हम प्रयोग करते हैं, गिनती करते हैं कि काउंटिंग। तो जीवन के जितने भी काम आज हम वर्तमान में कर रहे हैं, हर क्षेत्र में इसका क्या है, उपयोग है। तो बात वही लिखी, देखो शिक्षा में इसका उपयोग करते हैं हम, बैंकिंग क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं, गणितीय शोध में उपयोगिता, कंप्यूटर में, ऐतिहासिक दृष्टि, सब चीज़ में इसका उपयोग हम करते हैं। अब देखो हिंदू अरबी संख्या पद्धति के बाद एक और संख्या पद्धति आती है, उसको बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। एक और चीज़ आप याद रखना, एक और चीज़ आप याद रखना, ये जो हिंदू अरबी संख्या पद्धति होती है, इसके अंतर्गत हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है 4329875 जैसे मान लो एक संख्या लिखी है, इसको पढ़ना होता है, हमें पढ़ते हैं। तो ये जो पहला अंक होता है इसको बोलते हैं हम इकाई, दूसरे अंक को क्या बोलते हैं हम ढाई, तीसरे अंक को हम क्या बोलते हैं सैकड़ा। 3 अंकों के बाद, सबसे पहले 3 अंकों के बाद क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। ये कोमा हम दूसरे नंबर से ले लें, ये 8 था और ये क्या है 7 है, ये क्या है 8 है, ये 8 है और ये 7 है। तो 3 अंकों के बाद हम क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। फिर आपको ये याद रखना, इसके बाद जो भी अंक आएंगे उनको 2-2 को छोड़ के हम क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। 2 को छोड़ के यहाँ पे कोमा लगाएंगे और 2 को छोड़ के यहाँ पे कोमा लगाएंगे। ये हिंदू अरबी संख्या पद्धति की विशेषता है। पहले जो कोमा है वो 3 अंक को छोड़ के लगाते हैं, बाकी जितने भी कोमा है वो हमेशा 2-2 अंक को छोड़ के लगाते हैं। बात याद रहेगी। तो इसको कैसे पढ़ते हैं हम, जैसे इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलता हूँ मैं ढाई, इसको बोलता हूँ मैं सैकड़ा, इसको बोलता हूँ 1000, 10,000, फिर ये लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। बात याद आएगी। खरब के बाद क्या आएगा, नील, 10 नील, फिर क्या आएगा पद्म, 10 पद्म, शंख, महाशंख,
फिर क्या आएगा संख्या के बाद अंत्या, महांत्या, इस टाइप से बहुत लंबी संख्या चलेगी। तो ये बात आपको याद रखना है कि हिंदू अरबी संख्या पद्धति में जो पहला कोमा है, हम हमेशा संख्या को किधर से गिनेंगे, दाईं तरफ से बाईं तरफ की तरफ चलेंगी। बात याद रहेगी, दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे, राइट टू लेफ्ट। बात याद रहेगी, पहला कोमा हम हमेशा 3 को छोड़ के लगाते हैं, बाकी जितने भी कोमा है हम 2-2 को छोड़ के लगाते हैं। ये हिंदू अरबी संख्या पद्धति में इस टाइप से करते हैं। अब जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, तो उसमें क्या खास बात है, उसमें सारे जो कोमा लगाते हैं हम 3-3 अंकों को छोड़ के लगाते हैं। हो सकता है कभी आपसे डिफरेंस वो पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम जो अंक कोमा लगाते हैं वो कितने अंकों को छोड़ के लगाते हैं, तो 3-3 अंक, उसमें सारे जो कोमा लगाएंगे सब 3-3 को छोड़ के। मतलब अगर इसी संख्या पद्धति को मुझे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अगर लिखना होता, जैसे ये लिखा है 439875, तो एक रैंडम नंबर लिया है, अगर इसको मुझे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना होता तो मैं क्या करता, सबसे पहला कोमा 3 को छोड़ के लगाता, फिर अगला कोमा 3 को छोड़ के लगाता मैं। ये बात आपको याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को पढ़ने का तरीका अलग है। जैसे इसको पढ़ते हैं हम इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हज़ार, फिर इसको बोलते 10,000। अब हम क्या पढ़ते थे हिंदू अरबी संख्या पद्धति में लाख, पर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लाख नहीं आएगा, फिर क्या आएगा 100,000। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। बात समझे। और 100,000 के बाद लाख नहीं आता है, फिर क्या आता है मिलियन, मिलियन के बाद आता है बिलियन, बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद आता है क्वाड्रिलियन, फिर क्या आता है क्विंटिलियन। ऐसे संख्या बढ़ती है, बात याद रहेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लाख करोड़ नहीं होते, क्या होते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ये जैसे आपने सुना होगा भारत की जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन की है, ट्रिलियन बोल रहा हो, देखो अरब खरब कहाँ बोल रहा है। बात याद रहेगी। आगे हम जस्ट अभी कंपेयर करेंगे हिंदू अरबी संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को। ये कंसेप्ट याद रहेगा आपको कि भारतीय जो संख्या पद्धति उसमें पहला कोमा तो हम 3 अंकों को छोड़ के लगाते, बाकी कोमा 2-2 अंकों को छोड़ के लगाते। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति सभी कोमा हम 3-3 अंकों को छोड़ के लगाते, और कैसे पढ़ेंगे भी उसको आगे हम पढ़ेंगे। ये नोट कर लीजिए आप, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रहती है तो आप उसको नोट करते चलिए। बढ़े आगे। जैसे ये रही अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति की भी खास बात क्या है बेटा कि ये भी क्या है, एक दशमलव आधारित संख्या पद्धति है। इसमें भी शून्य का प्रयोग किया गया है। देखो ये क्या है, और देखो ये जो संख्या पद्धति का विकास जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं इंग्लिश, या इसको हम क्या बोलते हैं पश्चिम, वेस्टर्न। तो इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश या वेस्टर्न नंबर सिस्टम भी इसको बोलते हैं, क्योंकि पश्चिम में ज़्यादा प्रचलित है। बात याद रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति की भी खास बात क्या है बेटा, यह क्या है दशमलव आधारित संख्या पद्धति, और बता दिया मैंने दशमलव आधारित संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है। फिर देखो इसमें संख्याओं को हज़ार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन आदि के रूप में लिखा जाता है। अभी आगे जस्ट हम इसके पढ़ेंगे। बड़े आगे। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पे, बहुत आसानी से समझने का प्रयास करना। आप इसको कहीं और रख देते हैं हम, ठीक है बेटा, अच्छे से याद करना। जैसे एक अंक है यहाँ पे 1, तो हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इकाई। 1 को क्या बोलते हैं हम, इकाई। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इकाई। और जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें इसको बोलते हैं यूनिट। 1 को क्या बोलते हैं, यूनिट, यूनिट डिजिट। फिर इसको क्या बोलते हैं हम, दहाई। दहाई का मतलब होता है 10, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम, 10। फिर देखो ये 3 अंक आ गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े को हम 100 बोलते हैं हिंदी में, पर उधर क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में 100। अब अच्छे से समझना। इसके बाद क्या आएगा, देखो हज़ार। तो इसमें हम हिंदी अरबी संख्या पद्धति में क्या बोले इसको, हज़ार। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, 1000 बोले, सिर्फ 1000 बोले, 1000। फिर देखो इसके बाद जो संख्या पद्धति है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 3 छोड़ के दशमलव लगाई, इसलिए हम इसको क्या बोले 10,000। हिंदी अरबी संख्या पद्धति में इसको क्या बोल रहे हैं हम, 10,000। उधर क्या बोलेंगे हम, 10,000। जो ऊपर नंबर लिया ना 1, 10, 100, ये सिस्टम चलेगा हमेशा। ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है कि ये जो सिस्टम है ना, ये ही सिस्टम हर आगे वाली संख्या के साथ जुड़ता चलेगा। हमारे यहाँ सिर्फ कितना जुड़ता है, 10, 1 और 10 जुड़ता है बस। देखो ये हो गया 10,000। 10,000 को हम इसे लिखें। अब देखो अब सुनना, अब क्या खास बात है। अब देखो यहाँ पे लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। हिंदी अरबी संख्या पद्धति में हम कैसे पढ़ते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहला कोमा लगा दिया। सैकड़े के बाद क्या आता है, हज़ार, 10,000।
और फिर आ गया लाख। देखो हिंदी अरबी संख्या पद्धति में इसको क्या बोलते हैं 1 लाख। पर सुनना बात, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अगर ऐसा लिखा हो 5 जीरो हो, 1 2 3 4 और 5 जीरो, सुनना बात अच्छे से, ये 5 जीरो, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसको कैसे पढ़ता है। देखो मैंने बताया था 3 को छोड़ के हमें क्या लगाना है बेटा, कोमा लगाना है। अब देखो यहाँ 3 को छोड़ के कुछ है ही नहीं, तो ऐसा पढ़ेंगे हम। देखो अब सुने, बात समझ में आ गई। तो देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, 100,000, बात समझ में। और 100 को ही हम क्या बोलते हैं 100। तो देखो यहाँ लिखा है 100,000, 1000 का मतलब होता है 1000, बात याद रहेगी। 1 का मतलब 1, 10, 100, फिर आएगा 1000, 1000 को क्या बोलते हैं 1000, 1000 के बाद आएगा 10,000 और 100,000, ये खास बात है बेटा। तो हो सकता है आपसे वो पूछ ले कि 1 लाख कितने के बराबर होता है, तो 100,000 के बराबर होता है बेटा। ये पूछेगा वो जरूर कि हम हिंदी संख्या पद्धति में किसी नंबर को 1 लाख बोल रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में उसको क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे 100,000। 100 का मतलब होता है 100,000, ये याद रखना है आपको। क्योंकि देखो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, जबकि भारतीय संख्या पद्धति में कैसे लिख रहे हैं, पहला कोमा तो 3 अंक को छोड़ के आ रहा है, दूसरा कोमा देखो 2 अंकों को छोड़ के आ रहा है, इसलिए इसको बोला 1 लाख। पर यहाँ पे क्या बोलेंगे हम 100,000। कितने हज़ार है, 1000, 1000, 2000, ऐसे 100 बार गिनेंगे तो 1 लाख बन जाएगा, तो 100,000 ही बोलते हैं उसको, लाख। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लाख, करोड़, अरब, खरब ये नहीं होते हैं बेटा। क्या होते हैं वहाँ पे, 1000 के बाद आता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, फिर क्या आएगा क्वाड्रिलियन, फिर आएगा क्विंटिलियन। इतना बहुत है बेटा, सफिशिएंट है, जीवन खत्म हो जाएगा इसके आगे पढ़ोगे तो, बात याद रहेगी। फिर सुनना बात, एक और चीज़ आएगी, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इंडियन संख्या पद्धति में तो हम ऐसे लिखेंगे 10 लाख, पर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसको कैसे लिखेंगे बेटा, तो देखो कितनी जीरो है, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, ये कितनी जीरो हो गई, 6 जीरो हो गई। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम क्या करते हैं, 3 अंकों को छोड़ के बेटा क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। देखो ये मैंने 3 अंक को छोड़ के डिजिट कोमा लगा दिया, फिर 3 अंकों को छोड़ के मैंने कोमा लगा दिया। अब देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे 1, 10, 100, फिर क्या आएगा 1000, 1000, 10,000, 100,000, और 1000 के बाद क्या आता है बेटा, मिलियन। क्या आता है, मिलियन। ये बात याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1000 के बाद आता है मिलियन, तो इसको क्या बोलेंगे 1 मिलियन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, 1 मिलियन, बात याद रहेगी। तो ये देखो ये 1 मिलियन जो है, 1 मिलियन है बेटा कितने के बराबर, देखो 10 लाख के बराबर है। इंडियन नंबर सिस्टम में इसको हम क्या बोलते हैं 10 लाख, इसलिए आपको याद रखना 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये प्रश्न पूछता है वो 1 मिलियन बराबर कितने लाख क्या होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ऐसे पूछा 1 बिलियन बराबर कितना होता है, 1 ट्रिलियन बराबर कितना होता है, ये प्रश्न आपसे पूछेगा तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं यहाँ पे। फिर देखो इंडियन नंबर सिस्टम में जैसे मान लो ये लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ को हम ऐसा लिखेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसको हम कैसे लिखेंगे, कितनी जीरो है बेटा, 2 2 4 6 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या करते हैं हम, 3 को छोड़ के कोमा लगा देते बेटा। देखो तो देखो इसको क्या बोलेंगे 1 10 100 1000 10,000 100,000, फिर ये क्या आ जाएगा मिलियन, 1 मिलियन, और ये आ जाएगा 10 मिलियन। तो देखो क्या बोल रहे हैं हम इसको 10 मिलियन, ये ऊपर याद रखना, ये यहाँ पे 10 मिलियन बोलेंगे, बात याद रहेगी। फिर एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ये थोड़ा सा एक जीरो ज़्यादा लगा दिए, मान लो 1 अरब लिखा है, 1 करोड़ के बाद आएगा 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद क्या आएगा 100 करोड़, मतलब 1 अरब बोलेंगे उसको हम। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, 1 अरब आ जाएगा। तो 1 अरब को मुझे इधर लिखना होगा, तो देखो मैं कैसे लिखूँगा, कितनी जीरो है, देखो बेटा यहाँ 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, 3 को छोड़ के कोमा लगा देंगे बेटा, 3 को छोड़ के क्या लगा देंगे हम, कोमा लगा देंगे। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 1 10 100 1000 10,000 100,000,
फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, और इसके बाद आता है बिलियन। इसके बाद क्या आता है? बिलियन। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे आप 100 मिलियन बराबर क्या होता है बेटा? 1 अरब। बात याद रहेगी, 100 मिलियन बराबर क्या होता है? 1 बिलियन होता है। और 1 अरब, 1 मिलियन, अब जब 1 बिलियन बनेगा बेटा, एक क्या बनेगा? बिलियन, BILLION। 1 बिलियन जो होता है वो 100 करोड़ के बराबर होता है। कितने करोड़ के बराबर होगा बेटा? 100 करोड़ के बराबर होगा। और 100 करोड़ को ही तो बेटा मैं क्या लिखता हूँ बेटा? 1 अरब। बात याद रहेगी आपको? यहां तक समझ में आ रहा है? कोई डाउट है आपका? यहां तक कोई डाउट है आपका? तो आपसे कभी कोई पूछ ले कि 1 बिलियन कितने बराबर होता है, तो 1 बिलियन 1 अरब के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 1 अरब बोलूँ या 100 करोड़ बोलूँ मैं, बात याद रहेगी। बढ़े आगे। बस ये आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। ये कंसेप्ट अगर आपसे बन गया तो किसी भी संख्या को आप, किसी भी भारतीय संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्या में और अंतर्राष्ट्रीय संख्या को भारतीय संख्या में आप लिख सकते हैं। बस इतना से याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय संख्या में हम 3 को छोड़ के लिखते हैं, और भारतीय संख्या पद्धति में पहला जो होता है वो 3, पहला कोमा 3 को छोड़ के लगा, बाकी सब कोमा हम 2 को छोड़ के लगाते हैं। भारतीय संख्या पद्धति में हम कैसे पढ़ते हैं? 1, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। खरब के बाद क्या आएगा? नील, 10 नील, फिर पद्म, 10 पद्म आएगा, फिर संख, महासंख, अंत्या, महाअंत्या, ऐसा आएगा। और इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? 1, 10, 100, फिर आएगा 1000, 1000, 10,000, 100,000, फिर आएगा मिलियन। देखो फिर आएगा मिलियन, तो 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। यहाँ पे एक छोड़ दिया, एक नंबर छोड़ दिया, यहाँ पे आएगा 100 मिलियन। फिर आएगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर आएगा ट्रिलियन। तो मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन, तो 100 तक चलता है। बस इतना से याद करना, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर आएगा ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ट्रिलियन के बाद क्या आएगा? क्वाड्रिलियन। इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, मिलियन और बिलियन तक ही पूछेगा। तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख और 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़, यह हम इसको बोलते हैं 1 अरब। ये आपसे पूछेगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। बड़े आगे, अब हमारे लिए अगली नई जो संख्या पद्धति वो है हमारे पास रोमन संख्या पद्धति, और इसके ऊपर लगा लीजिए आप स्टार, क्योंकि ये जो संख्या पद्धति थोड़ी सी कठिन संख्या पद्धति है और यहाँ से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ सकता है। वो बात याद रहेगी आपको। तो देखो रोमन संख्या पद्धति में खास बात क्या है? रोमन संख्या पद्धति में हम क्या करते हैं? विशेष अक्षरों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? खास बात क्या है इसमें? विशेष अक्षरों का प्रयोग करते हैं। दूसरी खास बात इसकी याद रखना, इसमें शून्य का प्रयोग नहीं किया गया है बेटा। सबसे खास बात है कि रोमन संख्या पद्धति में हम शून्य का प्रयोग नहीं करते हैं बेटा, क्योंकि शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत में, और भारत ने ही अपनी संख्या पद्धति में इसका प्रयोग करा था। ये भारत की बहुत बड़ी देन है बेटा। मैथ्स के कितने बड़े कैलकुलेशन हम शून्य की बदौलत करें। अगर शून्य ना होता बेटा तो कुछ ना होता। बात याद रहेगी। अब देखो रोमन संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखने के लिए उन्होंने एक विशेष शब्द दे दिया। जैसे आई को उन्होंने बोला 1, क्या बोलते हैं? आई को 1। वी को बोलते हैं हम 5, एक्स को बोलते हैं हम 10, जीरो नहीं है वहाँ पे, ये बोलते हैं 10 का मतलब होता है एक्स, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500 और एम का मतलब होता है 1000। बस ये नंबर लेटर हम यूज़ करते हैं संख्या को पढ़ने के लिए। रोमन सभ्यता में रोम संख्या प्रणाली इसके लिए बोलते हैं, इसको आपने पढ़ा होगा। इटली में एक रोमन सभ्यता थी। हर देश की, हर क्षेत्र विशेष की एक सभ्यता होती है। वो सभ्यता अपने लेन देन के लिए, व्यापार के लिए, रोज़मर्रा के लिए एक संख्या पद्धति का विकास कर लेती, क्योंकि बिना संख्या पद्धति हम किसी चीज़ को काउंट कैसे करें? मान लो कोई आपने मुझे कुछ वस्तु दी, उसके बदले में आपको कुछ मनी दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, तो गिनती भी होना चाहिए ना। तो ऐसे ही रोमन सभ्यता ने अपनी ये संख्या पद्धति विकसित कर रखी थी। बात याद रही, इसीलिए इसको बोलते हैं रोमन संख्या पद्धति। रोम कहाँ पे? इटली में। पहले यहाँ पे चर्च, जो पोप लोग जो होते हैं उनका स्थापत्य था यहाँ पे। उन्होंने एक संख्या पद्धति बना रखी है। आई को क्या बोलते हैं हम? 1। ये आपको याद रखना बेटा। आई का मतलब होता है 1, या 1 को हम आई बोलेंगे। वी को हम क्या बोलेंगे? 5, या 5 को हम क्या बोलेंगे? वी। 10 को हम क्या बोलेंगे? एक्स। 50 को हम क्या बोलेंगे? एल। 100 को हम क्या बोलेंगे? सी। 500 को हम क्या बोलेंगे? डी। और 1000 को क्या बोलेंगे हम? एम। तो आपको थोड़ा सा एक क्रम याद रखना है। क्रम कैसे याद करना है? जैसे ऐसे पढ़ना आप, आई वी एक्स,
बात याद रही, 3 शब्द को पहले याद करना है आपको, ये 3 शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आएगा LC, आपने सुना होगा ना LCM, लिस्ट कॉमन फैक्टर, तो LC। फिर आएगा DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से DM, बस ऐसे तोड़ के पढ़ना है आपको। बात याद रहेगी IVX, IVX को याद रहेगा IVX 1, 5, 10। फिर क्या आएगा LC 50 और 100। फिर क्या है DM 500 और 1000। इसी रूप में ये चलता है। अच्छा एक और चीज़ होती है, अच्छा इसी V के ऊपर, जैसे M का मतलब तो ये होता जब इनके ऊपर हम बार लगाते थे, जैसे V बार लिख दूँ मैं, बार X में लिख दूँ बार, L में लिख दूँ बार, C के ऊपर हम लिख दूँ बार, D के ऊपर लिख दूँ बार, M के ऊपर लिख दूँ बार। तो जब भी हम बार लगाते हैं ना तो ये 1000 गुना हो जाती है। जैसे V की वैल्यू कितनी है 5, और जैसे मैंने बार लगाया है तो मतलब कितने गुना हो जाएगी, 1000 गुना हो जाएगी। मतलब V बार का मतलब होता है 5000। इसी प्रकार से X बार पे X कितना होता है 10, और जैसे बार लगाए तो कितना हो जाएगा 1000 गुना हो जाएगी। अच्छा L कितना होता है 50, और जैसे मैंने बार लगाया इसका मतलब कितने गुना हो जाएगी, 1000 गुना हो जाएगी बेटा। C कितना होता है बेटा 100, और बार जैसे लगाए तो कितना गुना हो जाएगी बेटा 1000 गुना। ये बात आपको याद रखना है। D कितना होता है बेटा 500, और बार लगा दिया इसका मतलब क्या हो जाएगा 1000 का इंटू। M कितना होता है बेटा 1000, और जब बार लगा देंगे तो कितना का इंटू हो जाएगा 1000 का। तो ये आपको याद रखना, कभी ऐसा आ जाए। अब सुनना बात, I के ऊपर बार क्यों नहीं लगाया मैंने, देखो I के ऊपर बार लगाऊंगा तो देखो I कितना होता है 1, और 1 में 1000 का इंटू करूँगा तो 1000 ही का, तो 1000 तो बेटा M है ही से पहले से, इसलिए I के ऊपर हम बार नहीं लगाते हैं। बात याद रहेगी। तो जो भी संख्या लिखी है उसमें जब मैं बार लगा देता हूँ तो वो 1000 गुना हो जाती है। ये ऐसी संख्या पद्धति उन्होंने क्या कर रखी, डेवलप कर रखी है। अब सुनना अच्छे से सुनना, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आगे बढ़ते हैं हम। अब सुनना अच्छे से आप, अब ये जो संख्या पद्धति होती है इसको थोड़ा सा हम पीछे करके पढ़ते हैं ताकि आपको यही समझ में आ जाए। यही आपको समझ में आ जाए। जैसे I का एक रूल्स होता है कि किसी भी नंबर को हम यहाँ पर अधिकतम 3 बार ही लिख सकते हैं एक साथ में। जैसे I को मैं जब लिखूँगा तो I का मतलब क्या होता है बेटा 1। अच्छा I को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ 2 बार। तो I का मतलब 2 बार लिखा मतलब 1 1 कितना हो जाएगा 2। अच्छा I को फिर मैं 3 बार लिख दूँगा, लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही बात। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम ताकि आपको समझ में अच्छा आए। जैसे 1 लिखूँगा मैं तो 1 का मतलब होता है I। अच्छा 2 लिखूँगा मैं तो 2 का मतलब 2 बार I। अच्छा 3 बार I। अब ये जो रोमन संख्या पद्धति ये बोलती है कि किसी भी यहाँ पे नंबर को हम अधिकतम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। अब देखो 4 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता बेटा, ऐसा नहीं लिख सकता। कैसा कि 4 को मैं ऐसा लिखूँगा, ऐसे लिखोगे बेटा तो जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसा कितनी बार लिखोगे 1 1 1 1 1, ऐसा मैं नहीं लिख सकता। तो रोमन संख्या पद्धति ये बोलती है कि इसके जो भी अंक है इसके किसी भी अंक को एक साथ 3 बार ही लिख सकते हैं, अधिकतम 3 बार हम लिख सकते हैं। बात याद रहेगी। तो देखो मैं 4 को अब लिख नहीं सकता, बात समझ आ गई आपको। तो 4 को मैं नहीं लिख सकता, तब 4 को मैं क्या लिखूँ, बात समझ आ गई। 4 को क्या लिखूँ, अब जिसको 4 बार तो लिख नहीं सकता मैं, तो अब क्या लिखूँ। इसका एक और नियम है। तो इसका नियम ये बोलता है कि जो 5 है, 5 तो आपको पता है 5 क्या है, V एक नंबर है। तो ये रोमन पद्धति ये बोलती है कि इस बड़े अक्षर में जब हम छोटे अक्षर को बाईं तरफ लिखते हैं, किस तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ। ये मेरा दायां है बेटा, ये मेरा क्या है, बायां। ये याद रखना आपको, हमारा जो दायां बायां होगा वो याद। ऐसा ये दायां है, ये दायां हाथ है मेरा, ये बायां हाथ है। जैसे मैं बोर्ड की तरफ खड़ा होऊंगा तो ये दाईं तरफ है और ये बाईं तरफ है। अगर इस I के अंदर मैं 1 घटा दूँ, क्योंकि ये 5 है, 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो ये कहता है घटाव का नियम बोलते हैं इसको। घटाव का नियम क्या बोलता है कि जब छोटे अक्षर को, I क्या है, छोटा है बेटा, देखो I छोटा है, सबसे छोटा, उससे बड़ा क्या है V से बड़ा क्या है X, X से बड़ा L से बड़ा C से बड़ा D से बड़ा M। ये अच्छे से समझना बेटा, ये अगर आपने समझ लिया सारे नियम आपको पता हो जाएगा। तो ये नियम ये बोलता है कि जब किसी बड़े अंक के दाईं तरफ हम छोटे अंकों को उससे छोटे अंकों को लिखते हैं, ये छोटा अंक है तो माइनस होता है। तो देखो 5 में से कितना गया, 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 4। तो 4 को हम ऐसे लिखते हैं बेटा, बात याद रहेगी। 5 को क्या लिखूंगा मैं, V है। अच्छा मैं 6 को कैसे लिखूंगा बेटा, तो कुछ नहीं करना है, दाईं तरफ जोड़ दूंगा
तो क्या आ जाएगा प्लस। मतलब जब बड़े अंक के साथ छोटे अंकों को बाईं तरफ लिखता हूँ तो माइनस हो जाएगा, और दाईं तरफ लिखूंगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ आई लिखा तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, अगर पहले होता तो क्या हो जाएगा 5 - 1 4, बात याद रहेगी। अच्छा, इस आई को मैं कितनी बार लिख सकता हूँ, किसी भी अंक को 3 बार रिपीट कर सकता हूँ। 5 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 7। अच्छा 5 3 बार लिख सकता हूँ 5 और 3 8। अच्छा अब नहीं लिख सकता, देखो किसी भी अंक को मैं 4 बार नहीं दोहरा सकता। अब मैं क्या करूँ, 9 को मैं कैसे लिखूँ, 8 तो मैंने लिख दिया, 9 कैसे लिखूँ बेटा मैं, तो 9 के लिए क्या करते हैं हम 10 के पास जाते हैं। 10 को क्या लिखता हूँ मैं x, ये क्या है x। और अभी बोला मैंने किसी भी बड़े अंक के बाएं तरफ हम किसी नंबर को लिख देते तो माइनस हो जाता है, तो जैसे इसी x में से 1 में घटा दूँ। बात समझ में आ गई आपको। तो ये ऐसे मैं क्या लिख दूंगा 10, तो 10 के 9 मैंने कैसे लिखा IX, मतलब बड़ा अंक क्या है यहाँ पे x, और x के बाईं तरफ अगर कोई छोटा अंक आ गया तो उसको माइनस कर देते। अच्छा इसके इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा ये प्लस। जैसे यहाँ देख लीजिए आप। अच्छा मैं लिखूँ 11, मैं लिखूँ 12, मैं लिखूँ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये बात आपको याद रखना है बेटा, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। इसमें अगर आप समझोगे थोड़ा सा लॉजिक लगा के बहुत आसान है। अच्छा 11 को मुझे लिखना है तो 11 को मैं 10 + 1 लिख सकता हूँ, तो 10 को मैं क्या बोलता हूँ x, और 1 को क्या लिख दूँ मैं i, तो ये 11 हो गया बेटा। अच्छा 12 को क्या लिख सकता हूँ 10 + 2, ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे। तो 10 मतलब होता है x, और 2 का मतलब होता है ये लिखा देखो 2 बेटा, एक ये रहा। अच्छा 13 को मैं लिख सकता हूँ 10 + 3, 10 का मतलब होता है x, 3 का मतलब क्या होता है 3 बार i। बात समझ में आ गई। अच्छा 14, तो 4 को मैं क्या लिखता हूँ बेटा IV, ये आपको याद रखना है हमेशा। तो यह क्या लिखूँगा XIV। अच्छा 15 को क्या लिखता हूँ XV लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 को मैं ये लिख रहा हूँ। अच्छा 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ XVI। 17 को क्या लिख सकता हूँ XVII। 17 को क्या लिख सकता हूँ मैं 18 को क्या लिखता हूँ XVIII, यही तो लिख सकता हूँ मैं I। अच्छा 19 को क्या लिखूँगा मैं, तो देखो x, और 9 क्या है IX, ये बात आपको याद रखना पड़ेगी। 20 को क्या लिखूँगा XX। ये आप अच्छे से समझ लीजिए इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए किसी भी नंबर को। तो आपको क्या करना है, ये 10 जो शुरू के जो 10 अंक है बस इसको याद रखिए, बाकी सब कुछ आपका बन जाएगा। बात समझ आ गई। 1 का मतलब होता है I, 2 का मतलब होता है 2I, 3 का मतलब होता है 3I। किसी भी नंबर को हम 3 बार ही रिपीट कर सकते, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, पहला नियम। दूसरा नियम, कोई बड़ी संख्या के पहले का अगर छोटा संख्या लिखी हो तो इसका मतलब होता है माइनस, और बड़ी संख्या के बाद में अगर छोटी संख्या लिखी हो तो इसका मतलब होता है प्लस। ये एक नियम, 2 नियम हो गए, एक जोड़ का नियम हो गया, घटाव का नियम हो गया, एक दोहराव, 3 नियम हो गए। एक नियम और बताता हूँ मैं। एक नियम ये बोलता है, ये जो I है बेटा, ये I V और X के पहले आ सकता है, बस केवल यही आ सकता है। V के पहले ये I ही आ सकता है, बाद में तो कुछ भी आ सकता है, पर पहले V के पहले सिर्फ I आएगा बेटा। ऐसा नहीं कर सकता बेटा आपके XV, ऐसा नहीं कर सकते, पहले कौन आएगा, सिर्फ I आएगा। बात याद रहेगी। इसी प्रकार से ये बोलता है, ये जो X है, L के पहले सिर्फ ये X ही आ सकता है, ये नियम कह रहा है। फिर क्या बोल रहा है ये नियम, कि ये जो C है, ये D और M के पहले ये C ही आ सकता है। ये नियम आपको याद रखना है। ये 4 नियम है, ये 4 नियम हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बात याद रखिए, आगे भी हम इसका यूज़ करेंगे, तो याद रखना है आपको। ये तो पहले तो ये नंबर याद रखना है आपको, उसके बाद हम अभी सॉल्यूशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उनको हम रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे। कोई नंबर हमें रोमन लिपि में लिखा होगा तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, भारतीय संख्या ये हिंदू अरबी संख्या पद्धति में लिखना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रोमन संख्या पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। बड़े आगे ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे एक ये उदाहरण के तौर पे लिखा है, अभी हमने इसको सोल्व कर लिया है, और अच्छे एग्जाम्पल हम लेते हैं। जोड़ का नियम बता रहा था, ये जोड़ का नियम क्या होता है, तो बेटा मैंने अभी आपको बताया जोड़ का नियम क्या कहता है। जोड़ का नियम क्या कह रहा है कि जब छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाद आती है, क्या आती है, बाद में। जैसे हमने पढ़ा था, ये v बड़ा है, I छोटा है, तो बाद में आया। देखो छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाद में आती है, तो हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5 + 1 क्या हो जाएगा, ये 6। बात समझ आ गई। और जब छोटी संख्या बड़ी संख्या से पहले आती है, जैसे मान लो ये लिखा होगा IV, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 5 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4। ये कहता है ये नियम। तो जोड़ का नियम क्या कहता है, जब छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाद आती है तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। बस यही उदाहरण लिखा है, देखो VI से x क्या है 10, x
v छोटा है x से, तो क्या आ जाएगा 10 + 5 15। अच्छा यहीं पे मैं आपको यही बता रहा था, इसी 15 को बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर vx लिख दो, vx लिख दो। सुनो बात, अच्छे से सुनना बात। तो देखो vx का मतलब क्या होगा, ये x बड़ा है v छोटा है कि नहीं छोटा, तो 10 - 5 ये होगा आपका, कहने का मतलब ये 5। तो देखो vx 5 नहीं होता बेटा, मैंने अभी आपको बोला थोड़ी देर पहले कि x के पहले i ही आ सकता है, बताया ना मैंने, क्या आ सकता है, i ही आ सकता है बेटा। इसलिए बात आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि बहुत सारे बच्चे ये लिख देते हैं, तो ये नहीं लिखना है आपको। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि x के पहले v के पहले सिर्फ i ही आएगा। अभी बताया ना थोड़ी देर पहले मैंने, देखो इधर ये यहाँ पे बताया, देखो मैंने ये यहाँ पे बताया था कि v और x के पहले सिर्फ i आ सकता है बेटा। इसी प्रकार से l और c के पहले सिर्फ x आ सकता है। इसी प्रकार से d और m के पहले सिर्फ c आ सकता है, किसी और को नहीं ले सकते। ऐसा नहीं ले सकते d m नहीं लिख सकते बेटा, आप c ही लिखोगे, m के पहले c ही लिखो, d m नहीं लिखोगे आप। बात याद रहेगी आपको, वो यहीं पे यही चीज़ लिखी है। अच्छा और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, 1-2 एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे l x लिखा है, तो l क्या है, बड़ा, l क्या है, बड़ा, l का मतलब होता है 50, और दाईं तरफ लिखा है x, x मतलब होता है 10, तो प्लस हो जाएगा। बात समझेंगे। जैसे यहाँ पे c बड़ा है, l छोटा है, तो 100 + 50 तो 150 हो जाएगा। बात याद रहेगी। बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना है आपको कि बाद में आएगा छोटा तो प्लस आ जाएगा, पहले आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, बस इतना सा याद। आगे बढ़ेंगे तो प्लस, पीछे बढ़े। जैसे मान लो मैं आधार हूँ, मान लो मैं आधार हूँ, मैं ऐसा समझिए मैं आधार हूँ, मेरे इधर कोई आएगा तो प्लस कर दूंगा, मेरे इधर कोई आएगा तो मैं माइनस कर दूंगा। बात समझ गए, ये सिंपल सा रूल्स है वहाँ पे। आगे बढ़े। इसी प्रकार से घटाव का नियम है, घटाना, किसी संख्या को कैसे घटाना, तो वो यही बोल रहा है कि जब छोटी संख्या बड़ी संख्या से पहले आती है तो उसे घटाया जाता है। क्या बात आ रही समझ में, उसे क्या करा जाता है, घटाया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे v है और v के पहले i आया, i छोटा है v से, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार से जैसे x क्या होता है 10, 10 के पहले क्या आया i, तो 1 क्या हो जाएगा माइनस। बात समझ में आ गई। xl, देखो x क्या है, l क्या है, बड़ा है, और x क्या छोटा है, l कितना होता है 50, x से कितना होता है 10, तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40। बात याद रहेगी। तो बड़ी संख्या के पहले कोई छोटी संख्या आएगी तो क्या कर देंगे माइनस। जैसे x क्या होता है 100, सॉरी c क्या होता है 100 और x कितना होता है 10, तो ये क्या कर देंगे माइनस। c कितना होता है बेटा, सॉरी d कितना होता है 500 और c कितना होता है 100। इसी प्रकार से m कितना होता है 1000 और c कितना होता है 10, बराबर क्या आ जाएगा 900। ये नियम आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। बढ़े आगे। फिर दोहराव का नियम। दोहराव का नियम क्या बोलता है बेटा, देखो दोहराव के नियम में मैंने क्या बताया आपको कि i जो है वो x, c और m को 3 बार तक ही दोहराया जा सकता है। वो ये कह रहा है कि जो नंबर है उनको अधिकतम हम 3 बार ही दोहरा सकते हैं, 4 बार नहीं लिख सकते। जैसे I 3 बार लिखूंगा मैं, 4 बार I नहीं लिखूंगा, ये नियम ये कहता है। बढ़े आगे, ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि अभी मैंने जस्ट इसके पहले भी आपको बता दिया है कि 1 का मतलब क्या होता है, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12। थोड़ा सा हम यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो कि मान लीजिए 40 लिखा है, 40 लिखा है, कोई नंबर मुझे 40 लिखना है, तो देखो मैं x लिखूँगा तो 30 आएगा। x को मैं 4 बार तो लिख नहीं सकता बेटा, तो मैं क्या करूँगा 40 लिखने के लिए मैं क्या करूँगा l लूँगा। l का मतलब होता है 50। क्या होता है l का मतलब 50, और l के पीछे राइट देखो बाईं तरफ मैंने क्या लिखा x का मतलब क्या होता है 10, तो माइनस, जो लेफ्ट साइड आएगा उसको माइनस कर देंगे, राइट साइड आएगा तो प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा 40। अच्छा मुझे 60 अगर लिखना होता तो मैं क्या कर देता, lx कर देता, l का 50 और x क्या होता है 10, तो ये प्लस हो जाता। इसी प्रकार जैसे 44 लिखा है, तो 44 को पहले मैं क्या लिखूंगा 40 लिखूंगा, तो देखो ये लिखा है 40, xl का मतलब क्या होता है 40 और इसका मतलब होता है 5, iv का मतलब क्या होता है बेटा 5। बात समझ में गई। तो ये क्या हो जाएगा 44। बात याद रहेगी आपको। इसी प्रकार जैसे लिखा है 58, तो 50 का मतलब क्या होता है l, और 8 को मैं कैसे लिखूंगा बेटा v आई। देखो v आई 8 को ऐसे लिखा ना, तो आपको 1 2 3 4 6 7 8 9 10 तक की चीज़ आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अच्छा 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x c लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, x का मतलब क्या होता है, सॉरी c का मतलब क्या होता है 100
और x का मतलब क्या होता है बेटा 10, तो 100 में से 10 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 90। बात याद रहेगी आपको। जैसे मुझे 400 लिखना है तो 400 के लिए मैं क्या कहाँ पे पहुँचाऊँ, किसके पास आ रहा है, ये d के पास। d मतलब क्या होता है 500, और 500 के पहले से आया है इसलिए क्या कर दूंगा 100 माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 400। d का मतलब क्या होता है 500। अच्छा 900 लिखना है तो मैं क्या पहुँच जाऊँगा m के पास पहुँच जाऊँगा। m कितना होता है 1000, और 100 उसमें से क्या कर दूंगा मैं माइनस। बात याद रहेगी आप। अच्छा जैसे 2025 लिखा है इसने, 2025 में कैसे लिखूंगा, तो देखो 2000 को मैं कैसे लिखूंगा 2000 को कैसे लिख सकते हैं हम, देखो 2000 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1000 प्लस 1000 प्लस 25, तो देखो 25 को मैं 20 तो 10 प्लस 10 प्लस 5 ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो 1000 मतलब 1m, 1000 मतलब फिर 1m, 10 मतलब x, 10 मतलब x और 5 मतलब v। इस प्रकार से हम रोमन पद्धति में किसी भी संख्या को लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए, और इसके आधारित प्रश्न आपसे जरूर पूछेगा बेटा वो। बड़े आगे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अच्छा ये कुछ संख्या पद्धति वही दे रखी है हमें, जैसे किसी संख्या पद्धति को हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। देखो ये तो लिखना बहुत आसान है 100 वाले तो। अच्छा नीचे वाले हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। नीचे वाले जैसे 111 लिखना है मुझे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी ये नंबर किसके पास में, तो 100 के पास में, तो हम 100 लिखेंगे प्लस 11 को मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस 1। 100 का मतलब क्या होता है c, 10 का मतलब क्या होता है x, और 1 का मतलब क्या होता है i। कितना आसान है बेटा। अच्छा देखो 234 लिखना है, 234 को मैं लिख सकता हूँ 200 प्लस 30 प्लस 4 ऐसा लिख सकता हूँ, और 200 को भी मैं 100 प्लस 100 लिख सकता हूँ। तो देखो 100 का मतलब होता है c, 30 का मतलब होता है 3x x, और 4 का मतलब होता है iv। बहुत आसान है, प्लस में चलते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। अच्छा 399 है, तो 399 को अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, आप खुद बताइए मुझे। तो इसको मैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 400 माइनस 1 लिख देते हैं। 400 माइनस 1 नहीं लिखना है आपको क्या लिखना है, आपको सबसे पहले 400 लिखना है। क्या लिखना है 400। जैसे यहाँ लिखा है 100d, d का मतलब होता है 500, तो cd का मतलब होता है 500 माइनस 100, ये कितना हो गया 400। और इसमें एक और माइनस करना है मुझे। देखो यहाँ लिखा है, देखो cd का मतलब क्या होता है 400, और यहाँ पे देखो लिखा है xl का मतलब होता है 40, xl मतलब कितना होता है 50, और 50 में 10 गया तो कितना बच जाएगा 40। अच्छा ये लिखा है ऊपर, ये लिखा है देखो 400 को मैं कितने लिख सकता हूँ 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 99 को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 9। तो देखो 3 बार c आ गया। फिर x का मतलब क्या होता है xc का मतलब होता है 90, और ये कितना होता है xi का मतलब होता है 9। ये लिख दिया मैंने। 444 को कैसे लिखूंगा मैं, तो देखो इसको मैं लिखूंगा 500 माइनस, क्या लिखूंगा मैं 500 के पास में है तो 500 माइनस, ये कितना बनेगा 500 माइनस तो 56, तो 444 बनेगा। अच्छा 500 को क्या लिख सकता हूँ मैं d, देखो यहाँ पे लिखा है उसने cd का मतलब क्या हो गया c, इसको मैंने माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा ये मेरा 400। बात याद रहेगी ये d मतलब कितना होता है 500 में से c मैंने माइनस करा तो c का मतलब कितना होता है 100, तो ये 400 आ गया। फिर देखो 44 को उसने कैसे लिखा, तो देखो x मतलब होता है कितना 10, फिर देखो xl का मतलब होता है 40। देखो ये xl लिखा, l का मतलब होता है 50, और xl का मतलब क्या होता है 40। फिर देखो iv का मतलब होता है 4। तो इस टाइप से रिवर्स प्रोसेस पे जाके हम सोल्व करते हैं। बात याद रहेगी आपको। देखो रोमन संख्या पद्धति कितनी कठिन लगेगी आपको, हो सकता है कोई नंबर आपको दे दे और बोले कि इसको आप क्या करिए रोमन संख्या पद्धति में लिख के बताइए आप। रिवर्स में जब हम जाते हैं तो रिवर्स में जाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम उस चीज़ को सोल्व करें। जैसे पहले मैं 400 तक गया, 400 जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 400 प्लस 44, और 400 को ही तो मैं CD लिखता हूँ CD। अच्छा 44 को ही 40 में तोड़ेंगे इसको, 40 प्लस 4 लिखेंगे तो 40 मतलब होता है XL, और 4 का मतलब होता है IB। इस टाइप से लिखते हैं बेटा। देखो कितना कठिन सा कंसेप्ट है ये। देखो
567, तो 567 500 से ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे 500 प्लस 67 है, तो देखो 67 को मैं लिखूँगा, पहले 50 लिखूँगा प्लस फिर कितना लिखूँगा 10 लिखूँगा प्लस फिर लिखूँगा 7, ये हो गया 567। 500 को मैं क्या लिख दूँगा D, 50 मतलब क्या होता है L, 10 का मतलब क्या होता है X और 7 का मतलब क्या होता है ये हाँ ये हो गया ट्रिपल आई। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया है क्योंकि यहाँ पे 7 आएगा तो V आएगा, ये V डबल आई, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ये याद रहेगा आपको। ये क्या होगा 500, L का मतलब होता है 50, X का मतलब होता है 10 और V I का मतलब होता है 7, ये 7 आ जाएगा। किसी भी संख्या के बढ़ते क्रम में लिखना थोड़ा आसान है, घटते जो छोटी संख्या होती है उसको लिखना थोड़ा कठिन। जैसे 789 को लिखना आसान है, 700 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 500 प्लस 500 प्लस 700 तो 200, तो 100 प्लस 100 ये कितना हो गया 700 प्लस देखो 89 है, क्या है 89, तो देखो 89 को हमें जब लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं रिवर्स में लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम रिवर्स में लिखते हैं। तो देखो 89 को ही मैं लिख सकता हूँ, ये 700 हो गया प्लस इसको लिखूंगा मैं 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9, इस टाइप से मैं लिखूंगा। तो देखो 500 का मतलब तो हो गया D, 100 का मतलब क्या हो गया C, 100 का मतलब क्या हो गया C, 50 का मतलब क्या हो गया L और 10 का मतलब देखो X, फिर 10 का मतलब देखो X है, यहाँ पे 3 बार उसने X कर दिया है, 2 बार ही X आएगा वो, और यहाँ पे आएगा 9 का मतलब होता है IX। बात समझ आ गई आपको, बना दोगे आप अच्छे से। बड़े आगे, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये, आपको याद रखना है। फिर देखो रोमन संख्या पद्धति की क्या कमियां हैं बेटा, ये बहुत बड़ी कमियां हैं इसकी। देखो क्या कमियां हैं, सबसे बड़ी कमी थी ये शून्य का अभाव, इसमें कोई शून्य का प्रयोग ही नहीं कराऊंगा मैं। दूसरा क्या है, गणना करना बहुत जटिल है बेटा। फिर बड़ी संख्याओं का अभाव, बड़ी संख्या कौन 10,000 तो है ही नहीं यहाँ पे, 1 लाख है ही नहीं यहाँ पे, 10 लाख है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि अधिकतम हमने कितना पढ़ा था 5,000, 1 लाख, 2 लाख, सीक्वेंस वाइज संख्या ही नहीं है। तो ये याद रहेगी आपको, इसकी सबसे बड़ी कमियाँ समझ में आ जाएगी आपको। अच्छा, अब कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को सोल्व करना बहुत आसान है। देखो हिंदी अरबी पद्धति में अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, अंकों की संख्या पूछ रहा है। तो देखो अंक 0 से लेकर 9 तक कुल अंक कितने हैं बेटा 10, तो क्या आएगा सही आंसर हमारा 10। आधार पूछेगा तो आधार कितना है बेटा 10, बात याद रहेगी। बड़े आगे, फिर देखो हिंदी अरबी संख्या किस देश की देन है बेटा, तो सीधी सी बात है, नाम में ही छुपा है, हिंदू अरबी संख्या पद्धति किस देश की देन है, तो भारत की। और इसको विस्तारित करने का, यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है, अरब व्यापारी को, अरबों को जाता है। बड़े आगे, फिर देखो रोमन नंबर, एक नंबर लिखा है हमारे पास, एक नंबर लिखा है XL का मान क्या होगा। तो देखो X छोटा है, L बड़ा है, जब भी बड़ा नंबर के पहले छोटा नंबर आएगा तो माइनस, बड़ा L का मतलब होता है 50 और X का मतलब होता है 10, तो माइनस कर दूंगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 40। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, समझ में आ जाएगा आपको। बड़े आगे, फिर देखो एक और लिखा है, निम्न में से कौन सी संख्या रोमन अंकों में सही नहीं लिखी गई है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, सही नहीं लिखी गई है। तो देखो L के बाद X लिखा गया है, तो LX का मतलब क्या होता है, L का मतलब तो क्या होता है 50 और X का मतलब होता है 10, तो ये 60 होना चाहिए। ठीक है, अभी और हम चेक कर लेते हैं क्या गलत कुछ नंबर तो नहीं लिखा है। फिर देखो XL लिखा है, XL का मतलब क्या होता है, XL का मतलब होता है 50 और X पहले लिखा है, इसलिए क्या हो जाएगा 50 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 40, ये सही है। फिर लिखा है IC का मतलब होता है, C का मतलब होता है 100, I का मतलब होता है 1, C का मतलब होता है 100। तो बेटा एक चीज़ याद रखना आप कि देखो मैंने आपको एक नियम बताया था, ये आपको याद रखना, IVX CLC IVX LCDM। और मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, ये जो I है सिर्फ V और X के साथ, X के पहले ही आ सकता है, ये I इनके साथ नहीं आए, इनके पहले नहीं आएगा बेटा। और देखो यहाँ पे क्या लिख दिया उसने IC, ये गलत है बेटा,
ये नंबर यहाँ पे वैसे भी मिसप्रिंट हो गया है लिखने में, वैसे यहाँ पे 60 होना चाहिए, ये गलत लिखा है बेटा, इसको आई से कभी नहीं लिख सकते। मतलब इस आई को मैं सिर्फ वी और एक्स के पहले ही लिख सकता हूँ, एल और सी के पहले नहीं लिख सकता। तो देखो सी के पहले आई लिख दिया है तो ये गलत हो गया। इसी प्रकार से मैंने बताया था जो एक्स होता है, एक्स को मैं एल और सी के पहले ही लिख सकता हूँ बेटा, सी को मैं डी और एम के पहले लिख सकता हूँ, बाकी किसी को इसके पहले नहीं लिख सकता। ये ध्यान रखना, ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी नियम के आधारित ये प्रश्न है। एक्स सी तो मैं लिख सकता हूँ, देखो एक्स को मैं सी के पहले एल के पहले लिख सकता हूँ, तो सी का मतलब क्या होता है 100 और एक्स का मतलब क्या होता है 10, तो ये 90, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। बात याद रहेगी आपको, ये कंसेप्ट याद रहेगा, ये प्रश्न याद रखना आपको। फिर देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, ये 5 नहीं है, ये याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हम बिलियन को लिखेंगे पहले, तो देखो 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन के बाद क्या होता है 10 मिलियन होता है, 10 मिलियन के बाद क्या होता है 100 मिलियन होता है, फिर 1 बिलियन आता है। तो देखो 1 बिलियन आने के लिए 10 बार और जाना पड़ेगा हमें, तो क्या हो जाएगा 1000 मिलियन। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, क्योंकि मिलियन क्या बात आता है बिलियन, तो मिलियन का मतलब होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, फिर आता है ट्रिलियन। तो बात याद रहेगी आपको, ये बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत सिंपल प्रश्न था। फिर देखो एक और प्रश्न हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में को कैसे पढ़ा जाएगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में किसी भी नंबर को हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे। जैसे ये नंबर जो लिखा है ये भारतीय संख्या पद्धति में लिखा है, भारतीय संख्या पद्धति में कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 43 लाख 21,700 गुण 90। ऐसे हम भारतीय हिंदू अरबी संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति में ऐसे पढ़ेंगे। पर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसको कैसे पढ़ेंगे, तो देखो इसी नंबर को हम लिख लेंगे। देखो बेटा एक बार 5 4 3 2 1 7 8 9, ये हम पढ़ लेंगे। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में मैंने बताया था आपको 3 छोड़ के कोमा लगाना है। जैसे पहला कोमा कहाँ पे लगाएंगे हम, पहला कोमा कहाँ पे लगाएंगे हम 3 अंक को छोड़ के, दूसरा कोमा कहाँ पे लगाएंगे हम 3 अंकों को छोड़ के। अब देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, जैसे इसको पढ़ते हैं 1 10 100, फिर आएगा 1000 10,000 100,000, 1000 के बाद क्या आएगा मिलियन 10 मिलियन, तो मतलब 10 मिलियन, सॉरी तो 54 क्या पढ़ेंगे इसको मिलियन, तो 54 मिलियन, फिर 32 क्या आ जाएगा 321,000 और 779, ऐसे इसको हम पढ़ते हैं बेटा। कैसे पढ़ेंगे 54 मिलियन 321,779, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा ए। तो आपको समझ में आएगा कैसे इसको पढ़ते हैं, अब हम ऐसे इसको हम पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इस प्रकार के प्रश्न जरूर आएगा, इसके ऊपर आप लगा लीजिए स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़े, फिर देखो को अंतर्राष्ट्रीय अंक में कैसे पढ़ेंगे, फिर से एक और प्रश्न हमारे पास है। तो देखो कैसे पढ़ेंगे हम, तो बहुत ही सिंपल सा है, हमें क्या करना है भारतीय संख्या पद्धति में 3 को छोड़ के हमें क्या लगाना है डिजिट। देखो यहाँ पे 3 को छोड़ के लगाया है, यहाँ भी उसने 3 को छोड़ के ही लगाया है। तो देखो इसको क्या पढ़ेंगे 1 10 100 1000 10,000 100,000, फिर आएगा मिलियन। तो देखो 6,205,000, 6,205,087, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा बी। बात समझ में आ गई कैसे पढ़ेंगे, 6,205,000, मिलियन के बाद पीछे के लिए आता है हज़ार, हज़ार के बाद संख्या आ जाएगी। बात याद रहेगी आपको, इस टाइप से इसको पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम इस टाइप से पढ़ते हैं। फिर ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा, अभी ये प्रश्न हमने सोल्व करा, बहुत ही ईजी प्रकार का ये प्रश्न है। संख्या, जैसे ये संख्या लिखी में 6 का स्थानीय मान बताया था, मैंने बताया था ना जो अंक जहाँ पे लिखा हो उसको लिखेंगे, उसके पीछे जितने भी अंक आ रहे उतने ही क्या लगा देंगे हम 0। तो 6 के बाद कितनी 0 आ गई बेटा 2 2 4 और 5 0, 1 2 3 4 5 0, ए इसका करेक्ट आंसर है। बात याद रहेगी, 6 के बाद जितने भी अंक आ रहे उतने ही क्या लगा दूंगा मैं 0, 5 0 आ जाएगी, तो 5 0 यही बेटा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका ए। स्थानीय मान वाले प्रश्न बेटा जरूर पूछेगा आपसे वो, में 5 का स्थानीय मान बताइए। तो बहुत सिंपल सा बेटा कॉन्सेप्ट है, देखो 5 का स्थानीय, ये 5 है
और इसका स्थानीय मान जब भी बताना है तो उसके पीछे जितने भी अंक तो उतनी जीरो लगाते थे। देखो 5 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5, कितनी जीरो है बेटा, 5, तो 5 जीरो लगा दें, 1 2 3 4 5। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ए। बात याद रहेगी आपको, बहुत ही आसान। जैसे मैं अगर आपसे यहाँ पूछता कि अच्छा आप यहाँ पे बताइए 7 का स्थानीय मान क्या होता है बेटा, तो देखो 7 लिखता हूँ, 7 के बाद जितने अंक है उतनी ही जीरो लगा देते। देखो कितने अंक, 6 अंक, तो 6 जीरो आ जाती 7 के बाद। बात याद रहेगी आपको। बढ़े आगे, बहुत ही ईजी टाइप के प्रश्न है। सबसे खास बात है देखो 708 में जीरो का स्थानीय मान बताइए। 780 में जीरो का स्थानीय मान बताइए। देखो जीरो के बाद जो भी आएगा उसके पीछे कितने लगा देंगे हम, जितने भी अंक आएंगे जीरो। तो देखो जीरो का स्थानीय मान तो जीरो ही हुआ बेटा, ये याद रखना है आपको। जीरो का स्थानीय मान पूछ रहे थे, जीरो का स्थानीय मान क्या होता है, जीरो। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास, स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर। आगे बढ़े, फिर देखो मैं ये पूछ रहा है, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारे पास आया है। ये बोल रहा है मैं 5 का अंकी मान और स्थानीय मान बताइए। जब भी हमें अंकी मान, वास्तविक मान या जाति मान बताना है तो 5 का पूछेगा तो 5 ही आएगा। तो अंकी मान तो क्या आएगा बेटा, देखो 5, देखो सब में 5 है अंकी मान। तो इसलिए बेटा कभी भी एग्जाम में आपसे अंकी मान पूछता ही नहीं वो, आपसे क्या पूछेगा वो बेटा, हमेशा स्थानीय मान। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्थानीय मान है। तो 5 का स्थानीय मान अगर पूछेगा बेटा तो 5 के बाद जितने भी आ रहे उतनी ही हम क्या लगा देंगे, जीरो। 3 अंक है तो 3 क्या लगा देंगे, जीरो। तो स्थानीय मान कितना आ जाएगा बेटा, 5000। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी प्रकार के प्रश्न है बेटा। यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, स्थानीय मान बताए। किसी भी अंक का स्थानीय मान बताना है, वो अंक लिखेंगे, उसके पीछे जितने अंक उतनी ही क्या लगा देंगे, उसके पीछे जीरो। बढ़े आगे बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको। अब देखो वो बोल रहे हैं किसी संख्या को 10, कोई भी संख्या मान लो, एक उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, जैसे कि 571 है मान लो। उसको कह रहा है कि इसको 10 से गुणा करूंगा, तो देखो 10 से गुणा करूंगा तो देखो 1 जीरो लग जाएगी। अच्छा 100 से गुणा करूंगा तो क्या लग जाएगी, 2 जीरो लग जाएगी। 1000 से गुणा करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा बेटा, 3 जीरो लग जाएगी। से अगर मैं गुणा करूंगा तो क्या होगा, तो इसमें देखो शून्य की संख्या ही तो बढ़ रही बेटा, तो क्या होगा, देखो इसमें क्या बोल रहा है, क्या होगा, नए अंक जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे, शून्य जुड़ते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, शून्य जुड़ जाएंगे। बात याद रहेगी आपको। बढ़े आगे, निम्न में से कौन सी संख्या रोमन अंकों में 88 को दर्शाती, ये भी बहुत ही अच्छा उदाहरण है बेटा। 88 को दर्शाती, तो 88 को आपको लिखना है, तो 88 को कैसे लिखेंगे हम, देखो 88 को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी 88 को लिखेंगे। पहले 88 किसके पास में आएगा, तो 50 प्लस 30, 30 को मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस 10 प्लस 10, ये हो गया 30 मतलब 80। और 8 को मैं क्या लिखता हूँ बेटा, 8 को मैं लिखूँगा 5 प्लस 3, 3 मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे लिखूँगा मैं इस नंबर को। तो 50 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा L, और 10 का मतलब होता है X, 10 का मतलब होता है X, 10 का मतलब होता है X। अच्छा 5 को मैं क्या लिखूँगा V, और I 1 1 लिखा है, तो 1 1 को मैं क्या लिखूँगा बेटा, 1 1 को मैं क्या लिखूँगा, 3 है ना, 1 1 को क्या लिखूँगा मैं, I, ये जहाँ पे भी होगा मेरा काम हो जाएगा। तो L XXX V I, ये फर्स्ट वाला ही मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा, पहले नंबर में तोड़ दीजिए उसको, जो बेसिक आधार हमने पढ़ा है उससे आपको करना है। बात याद रहेगी आपको। बड़े आगे, फिर देखो ये पे अंतर्राष्ट्रीय लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये मिस प्रिंट हो गया थोड़ा लिखने में। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 23 करोड़ 45,87,000 को कैसे लिखा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हम कैसे लिखेंगे उसको, तो देखो ये 23 करोड़ 45,00,000 67,000 ऐसे लिखा जाएगा। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 23 करोड़ 45,87,000 को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखा जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको 3 को छोड़ के क्या लगाना है, कोमा लगाना है। जैसे 23 करोड़ 45,87,000 ये जो लिखा है ना, इसको 3 अंक को छोड़ के लिखना है। देखो 3 अंक को छोड़ के, फिर 3 अंक को छोड़ के, फिर 3 अंक को छोड़ के, इस टाइप से कुछ दिखेगा आपको। देखो ये रहा यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये पॉइंट नहीं है बेटा, यहाँ पे कोमा है, ये मिलियन कुछ नहीं आएगा, गलत है ये। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा। 3 हमेशा 3 अंकों को छोड़ के कोमा। देखो ये तो आएगा ही नहीं, वैसे ही देखो 2 छोड़ के लिखा है यहाँ पे। देखो ये एक बार चेक कर सकते हैं हम, ये भी एक बार चेक कर सकते हैं। बात याद रहेगी। बढ़े आगे, को भारतीय प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे 3 अंकों को छोड़ के लिखा है, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति में क्या करते हैं हम,
पहला अंक तो पहला जो कोमा है वो तो 3 अंक को छोड़ के लगाए, दूसरा कोमा हम 2 अंकों को छोड़ के लगाते हैं। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको ऐसे लिख लीजिए आप। कितनी जीरो है? 3 3 6 जीरो है, 3 4 5 और 6। पहला कोमा तो 3 अंकों को छोड़ के आएगा, बाकी जो कोमा आएगा वो 2 अंकों को छोड़ के आएगा। बात समझ आ गई? तो कैसे पढ़ेंगे इसको हम? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो कितना आ जाएगा? 70 लाख इज़ द करेक्ट आंसर। बात याद रहेगी आपको। बढ़े आगे। किसी संख्या में अंक का स्थानीय मान और वास्तविक मान एक ही कब होता है? कभी नहीं, जब अंक शून्य हो, जब संख्या में केवल एक अंक हो, जब अंक इकाई स्थान पर हो। तो जब अंक इकाई स्थान पर होगा, जब अंक इकाई स्थान पर होगा बेटा, तब क्या होगा? उसका स्थानीय मान और जाति मान एक ही होगा बेटा। जब अंक शून्य हो तो शून्य से कोई लेना देना नहीं है। जब संख्या में केवल एक अंक हो, ये बात भी सही है, जब संख्या में एक ही अंक हो तो उसका स्थानीय मान भी एक होगा, जाति मान। परंतु इसका बड़ा वृहद रूप अगर हम देखेंगे तो जब अंक इकाई स्थान पर होगा तो उसका स्थानीय मान और जाति मान एक ही होगा। जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है 6 4 7 1, मतलब 8 लिख लो, तो इसका स्थानीय मान क्या है बेटा? तो देखो 8 ही, 8 के बाद कुछ नहीं, जाति मान तो वही होता है। तो जब वो संख्या क्या हो? इकाई स्थान पर, यही लिख रहा है, जब अंक इकाई स्थान पर होगा तब उसका स्थानीय मान, जाति मान क्या होगा? एक ही होगा। फिर लिखा है प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या भारतीय प्रणाली में 82 करोड़ 10 लाख 25 हज़ार है? कौन सी संख्या है? तो देखो 25,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये होगी। बिल्कुल सही बात है, 82 करोड़ 10 लाख 27 हज़ार होगी, ये तो होगी नहीं। बात समझ आ गई? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ये। किसी संख्या में जीरो का स्थानीय मान शून्य होता है, लेकिन उसका महत्व क्यों होता है? जैसे भी हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन हमने लिया था, देखो सुनना थोड़े अच्छे से बात। जैसे एक हमने पढ़ा था 708 है, अगर इसमें मैं जीरो का स्थानीय मान पूछूं आपको, देखो जीरो का तो जीरो आ जाएगा, इसके पीछे जितने भी अंक आते हैं जीरो, देखो मान तो जीरो है, पर इसका क्या महत्व है? तो महत्व क्या है बेटा? इसका महत्व क्या है? देखो वह कह रहा है ये स्थानीय संरचना को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये संरचना जो है उसको दर्शाता है। देखो 2 जीरो है ना, ये संरचना है एक, तो ये बात आपको याद रखना है। फिर देखो इसमें लिखा है हिंदू अरबी संख्यात्मक प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? हिंदू अरबी संख्या प्रणाली की सबसे अच्छी प्रणाली, यह केवल रोमन अंकों से बनी, बिल्कुल गलत बात है। इसमें कोई अंक नहीं होता, ये भी बिल्कुल गलत। यह दशमलव प्रणाली पे आधारित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे पास। किस पे आधारित है? दशमलव संख्या पद्धति पर आधारित है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।